नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान को समझने का हम प्रयास कर रहे थे और इस सफ़र में आज का जो ये वीडियो है, आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे भारत के संविधान के भाग 18 को, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विषय में कहा गया है। देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इस बात की चर्चा किया था कि जो पार्ट 18 है भारत के संविधान का, उसका संबंध संविधान संशोधन से है और इसमें एकमात्र आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 368। हमने ये भी समझा था कि भारत के संविधान को संशोधन करना न तो बहुत कठिन है और न बहुत आसान है, क्योंकि जब हम भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को समझने के प्रयास में हम इसकी तुलना करते हैं ब्रिटेन के संविधान से और अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान को संशोधन करना बहुत ही आसान है, जबकि अमेरिका के संविधान को संशोधन करना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ पे सहमति होने के बाद आधे से अधिक राज्यों का सहमति होना आवश्यक है। जबकि ब्रिटेन के संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ब्रिटेन की संसद जब चाहे, जिस तरीके से चाहे, यहाँ तक कि अगर वो पूरे के पूरे जो नियम है, कानून है, उसको पूरी तरीके से बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, फिर भी अगर ब्रिटेन की संसद चाहे तो नए प्रावधान जोड़ सकते हैं। भारत में संविधान संशोधन करना अमेरिका और ब्रिटेन के प्रावधान से बिल्कुल अलग है, इन दोनों के बीच में है। हमने ये भी समझा था कि भारत के संविधान को संशोधन करने की 3 प्रक्रिया हो सकता है। एक प्रक्रिया सबसे साधारण प्रक्रिया होता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग अगर विधेयक आधे से अधिक सदस्यों की संख्या से पास हो जाता है तो संविधान संशोधन हो जाता है। जो दूसरा तरीका था उसमें हमने ये समझा था कि उसमें क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में उसमें संसद के दोनों सदन में अलग अलग उनकी बहुमत से पास होना जरूरी है। बहुमत से पास होने का मतलब ये हो गया कि 2/3 सदस्यों की सहमति होना उस पर आवश्यक होता है। जो तीसरा तरीका था उसमें संसद के दोनों सदनों में अलग अलग से विधेयक को 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। साथ में जो संसद के जो बाकी के राज्य हैं, राज्य में से आधे से अधिक राज्यों पर उस पर सहमति होना आवश्यक है। तो इन तीनों प्रक्रिया में जो पहला प्रक्रिया था, जिसमें कि संसद के द्वारा साधारण बहुमत से अगर किसी विधेयक को पास कर दिया जाता था तो वो संविधान संशोधन कहलाता था। हालांकि इस प्रक्रिया को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, क्योंकि संसद के सदन में आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से जब वो पास होता है तो ये संविधान संशोधन कहने की जगह इसमें हमें संविधान की मामूली सुधार कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो संशोधन होता है उसमें जो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में जो प्रावधान है, या फिर नए विधान परिषद किसी राज्यों में गठन करना हो, या जो पहले से विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो उस विधान परिषद को अगर समाप्त करना हो तो इस प्रक्रिया के द्वारा ये चीज किया जाता है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं दूसरे तरह का जो संशोधन होता है, जिसमें विशेष बहुमत होने वाला संशोधन जिसको कहते हैं। जो दूसरा तरीका है संविधान संशोधन का, उसको कहते हैं विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। देखिए, जो विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन है, इसमें क्या होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित सदस्यों के
दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन है, इसमें सबसे पहले तो संसद के सदन में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का उपस्थित, कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति होना आवश्यक है। और जब उस बहुमत सदस्यों की उपस्थिति में मतदान होगा तो उस पर 2/3 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है दोनों सदनों में। दोनों सदनों का मतलब कि हमारे राज्यसभा जो है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जब इस प्रक्रिया के द्वारा कोई विधेयक पास हो जाएगा तब वो संविधान संशोधन माना जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मूल अधिकार के विषय में, मूल अधिकार, हालांकि हम समझेंगे कि मूल अधिकार को संशोधन के लेकर के बहुत विवाद हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कई मामले आए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपना निर्णय दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को संरक्षण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो क्या संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का शक्ति है या नहीं, इस चीज को लेकर के एक लंबा वाद विवाद हुआ और कई सारे वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय भी दिया है, हम उनको समझेंगे। इस प्रक्रिया के जो द्वारा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन होता है वो है कि पार्ट 4 में, जिसमें कि डीपीएसपी के विषय में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में है। इस तरह से कई अन्य प्रावधान में भी जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत कहने का मतलब ये हो गया कि संसद के सदस्यों के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की जब आवश्यकता होती है तब उसको कहते हैं विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन क्या होता है, जब फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी प्रावधान में संशोधन होता है तो वो विशेष बहुमत से ही संशोधित हो सकता है। अब हम समझते हैं कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति होने वाले एक संशोधन होता है। इसमें किस तरह की चीजें होती है। जो तीसरे तरह के संशोधन का प्रावधान है, इस तीसरे तरह के संशोधन के प्रावधान में आपको समझना पड़ेगा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये जो तीसरे तरह का संशोधन है, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता तो होती ही है। विशेष बहुमत जब भी कहेंगे इसका मतलब ये हो गया कि संसद के सदन में सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका बहुमत, साथ में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। पर इसमें विशेष बहुमत के अलावे जो भारत के राज्य हैं, स्टेट है, इन राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों का सहमति होना भी आवश्यक है, तब उस संशोधन को कहा जाता है विशेष बहुमत से क्या होना, संशोधित होना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम जब समझिए कि जो संघीय विषय से संशोधन होगा, संघीय विषय से संबंधित संशोधन, संबंधित संशोधन। और जब हम संघीय विषय कहते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि संघ प्लस राज्य से संबंधित अगर कोई विषय है तो उस विषय को कहा जाता है संघीय विषय। तो संघ एवं राज्य दोनों से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रावधान है तो उस
विषय को कहा जाता है संज्ञेय विषय। और इसमें चाहे वो विधायिका से संबंधित कार्य हो, विधायिका, कार्यपालिका, या न्यायपालिका से संबंधित अगर कोई प्रावधान हो, तो अगर उन प्रावधान में संशोधन करना है तो इसको कहा जाता है संज्ञेय विषय से संबंधित संशोधन। और जब इन सभी प्रावधान में किसी तरह का संशोधन किया जाएगा तो इस संशोधन पर संसद के सदनों के बहुमत से तो पास होना ही चाहिए, साथ में आधे से अधिक राज्यों का सहमति होना भी आवश्यक होता है। साथ में जो टैक्स से संबंधित बातें होती है, टैक्स के बंटवारा से संबंधित चीजें अगर हो, या फिर खुद आर्टिकल अगर 368 के किसी प्रावधान में संशोधन करना हो, तब भी इसी तरह के संशोधन की आवश्यकता होती है, नहीं? तो ये 3 तरह का संशोधन की चर्चा हमारे संविधान में किया गया है। हालांकि आर्टिकल 368 में जिन प्रावधान का चर्चा किया गया है, वो दोनों प्रावधान जो बाद के 2 प्रावधान को हमने समझा, जिसमें कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो दोनों प्रावधान का संबंध आर्टिकल 368 से है। बाकी जो प्रावधान है, बाकी प्रावधान में जो पहला प्रावधान था जिसको हमने ये समझा था कि साधारण बहुमत से भी अगर अब पास हो जाता है तो वो संशोधन माना जाएगा, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान संशोधन को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है या महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर कई बार वाद विवाद हुआ है, वो ये कि क्या संसद को मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं, या फिर संसद को अगर संविधान में संशोधन करने की शक्ति है तो किस किस प्रावधान में संसद संशोधन कर सकता है, किस प्रावधान में संसद संशोधन नहीं कर सकता है, इसको समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार से संबंधित संशोधन की शक्ति किसको? हमारे संसद को। तो ये जो टॉपिक होगा ये होगा कि मूल अधिकार एवं संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि संसद के पास अगर मूल अधिकार से संबंधित संशोधन करने की शक्ति है तो कितनी संशोधन करने की शक्ति है, या शुरू में ये विवाद था कि क्या संसद को मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने का शक्ति है या नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार जब भी किसी व्यक्ति का हनन होता है या राज्य के द्वारा मूल अधिकार छीना जाता है तो संसद सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के मूल अधिकार को बहाल करते हैं, लागू कराते हैं। पर अगर संसद कभी मूल अधिकार में संशोधित करके मूल अधिकार को ही खत्म कर दे तो क्या वो संविधान संशोधन संवैधानिक रूप से सही होगा या नहीं होगा, इस तरह के वाद विवाद को लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन तरह के प्रश्न पर चर्चा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपना निर्णय भी दिया है इन तरह के प्रश्नों पर। तो पहला जो इस तरह की विवाद था वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला। शंकरी प्रसाद बनाम
बनाम भारत संघ। भारत संघ, और ये मामला कब का है? 1951 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास यही मामला आया था कि क्या संसद को मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने का शक्ति है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, मूल अधिकार के कितने हिस्से को संसद संशोधित कर सकता है। तो जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संसद है, संसद को पार्ट 3 में संशोधन करने का अधिकार है। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार है, संशोधन कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना निर्णय दिया कि संसद बाकी संविधान के भाग में जिस तरीके से संशोधित करता है, ठीक वैसे ही संशोधन करने की शक्ति संसद जो है मूल अधिकार से संबंधित भाग में भी रखता है। पार्ट 3 से संबंधित विषय पर भी संसद क्या कर सकता है कि संशोधित कर सकता है। जो दूसरा मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो मामला आया था सज्जन सिंह बनाम केरल राज्य से संबंधित, या इसको ये समझे कि सज्जन सिंह विवाद। इसका भी संबंध फंडामेंटल राइट से ही था, और ये विवाद कब आया था? 1965 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान में भी संशोधन करने की शक्ति है। यानी कि संसद फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं, इसमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं है। पर जो सुप्रीम कोर्ट के पास तीसरा केस आया था, वो था गोलकनाथ बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधित करने का शक्ति नहीं है। यानी कि संसद मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा जो दिया गया दो पुराने मामला था। एक तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला, और दूसरा सज्जन सिंह विवाद, उसको पलट दिया। जो तीसरा मामला आया था वो था मामला गोलकनाथ विवाद, और ये विवाद कब का है? ये विवाद है 1967 का, और इसमें 11 जज का बेंच बैठा था। 11 जज का ये बेंच था, 11 जज का पीठ था, और इस पीठ ने ये सहमति दिया, मतलब 11 जज इस मामले पर सुनवाई किया था। 11 जज के एक ग्रुप था, उस ग्रुप ने इस विवाद पर कार्रवाई किया और इस चीज को समझने का प्रयास किया कि क्या भारत की संसद को मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने का शक्ति है या नहीं है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद के पास फंडामेंटल राइट से संबंधित, संसद फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 जो भारतीय संविधान का है, इस पर संशोधन नहीं कर सकता है, संसद जो है पार्ट 3 से संबंधित प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता है। यानी कि पहला जो दो मामला दिया गया था, पहला कौन सा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला, और दूसरा सज्जन सिंह विवाद में, जिसमें कि संसद को यह शक्ति दिया जा रहा था कि संसद फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान में भी संशोधन कर सकते हैं। उन दोनों विवाद को, उन दोनों निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने, जो तीसरा मामला आया गोलकनाथ विवाद, उसमें पलट दिया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान के अन्य भागों में तो संशोधन कर सकता है, पर वो फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता है। इसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, और अगर कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित विषय पर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, तो संसद की ये शक्ति छीनी जा रही थी, संसद की इस शक्ति पर रोक लगाया जा रहा था। जो
फंडामेंटल राइट से संबंधित चौथा जो केस आया था वो था केशवानंद भारती केस, और ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, और ये केशवानंद भारती केस कब का है? 1973 का। अगर हम केशवानंद भारती केस की बारे में बात करें तो केशवानंद भारती केस में 13 जजों का ये पीठ था। जजों का ये पीठ था। इस पीठ ने ये निर्णय दिया कि संसद क्या कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रावधान में, फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 से संबंधित विषय पर संशोधन कर सकता है, पर संसद को एक बात ध्यान में रखना है कि इस संशोधन से संविधान की जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा का सिद्धांत किया। मूलभूत ढांचा का सिद्धांत यानी कि केशवानंद भारती केस में 13 जजों का एक बेंच बैठा, और इस बेंच ने बहुमत से ये निर्णय दिया कि संसद, पार्लियामेंट जो है भारत का, वो फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान पर भी संशोधन कर सकता है, पर इस संशोधन के दौरान संसद को एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना है कि मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूलभूत ढांचा का मतलब कि संसद ने ये माना, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, पर नया संविधान लिखने की शक्ति नहीं है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है संसद को, संविधान की, तो संसद भले ही संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रावधान में संशोधित करे, पर फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान को खत्म नहीं कर सकता है। हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर की क्या परिभाषा होना चाहिए, इसको उसमें परिभाषित नहीं किया गया, पर इतना जरूर कहा गया कि लोकतंत्र या फिर जो हमारा संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति का जो पृथक्करण है, ये सब कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? ये बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। इसका मतलब कि संसद अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं, किसी अन्य भाग में भी संशोधन कर सकते हैं, पर नया संविधान नहीं लिख सकते हैं, या फिर संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि मूलभूत ढांचा है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान को लेकर के उस पर संसद को संशोधन करने की शक्ति कितना है, इस पर कई सारा विवाद आया, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।